कौन आ गए भाई, जल्दी से आ जाओ। प्रीति, प्रेमलता, मीनाक्षी, रश्मि, सिमरन, सलमा, वीना, मोहम्मद वाजिद, चलो खुशी, चलो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ ध्यान से समझना है आगे आज की क्लास। कल की क्लास को अगर आपको याद हो तो मैंने आपको करवाया था जैव मंडल आगार बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। मैंने बताया था कि भाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एमएबी के द्वारा 1971 में नोटिस किए गए, एक संस्था बनाई यूएन ने एमएबी, और जिसका काम था केवल और केवल दुनिया भर में बायोस्फीयर रिजर्व नोटिस करना, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 पार्ट मैंने आपको बताए। सबसे पहला कोर जोन, उसके ऊपर बफर जोन और फिर ट्रांजिशन जोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। अरे कल का मतलब कल हुई थी, कल सुबह सुबह क्लास हुई थी, कल सुबह सुबह क्लास हुई थी। आपके जुड़वा भाई बिलासपुर में रहे हैं? नहीं भाई, मेरे जुड़वा भाई बिलासपुर में नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए, प्रणाम जी प्रणाम। चलो, तो अब यहां हम बात करते हैं किसके बारे में, अब यहां हम बात करते हैं आपका टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। भारत के कुल बायोस्फीयर रिजर्व, या भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में कुल जैव मंडल आगार, भारत में कुल जैव मंडल आगार, आगार या आरक्षित क्षेत्र, एक ही मतलब है, जैव मंडल आगार या आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। चलिए, तो टोटल लिखिए वो कितने हैं, 11 + 7 बराबर 18। अब आप कहोगे कि सर आपने 11 + 7 18 क्यों लिया? रंजीता राजबहर, बेटा देख लिया आपका मैसेज, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, देखो पढ़ने का आयो, पढ़ लो चुपचाप से। अब मैं आपसे डायरेक्ट में 18 लिख सकता था, मैंने फिर 11 और +7 क्यों लिखा? देखो 11 और 7 लिखने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि ये जो 11 है ना, ये तो एमएबी द्वारा नोटिस है। ये किसके द्वारा बनाए गए? एमएबी के द्वारा, यानी जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है ना, जो पूरी दुनिया में बायोस्फीयर रिजर्व डिसाइड करती है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। वही बता रहा हूं सिमरन जी, तसल्ली से अगर कान खोल के दिमाग कमेंट की जगह यहां लगा के सुनोगे तो 11 और 7 भी बता रहा हूं, क्या 11 7 बता रहा हूं। तो 11 तो वो हैं जिनको एमएबी ने बनाया है। किसने? एमएबी ने बनाया है, ठीक है। अच्छा, 7 वो है जिनको बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, यानी भारत सरकार ने। 7 को किसने बनाया? भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, भारत सरकार, यानी 7 को बनाया भारत सरकार ने भारत के अंदर, और 11 को बनाया किसने? एमएबी ने। बेटा विपिन पिछली क्लास देख के आओ, ठीक है। ठीक, अगर तो है ही नहीं कहीं, आगार है या आरक्षित क्षेत्र है। बेटा पिछली क्लास देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से कराया जैव मंडल आगार। अगर पिछली क्लासेस देख के नहीं आओगे तो फिर यही दिक्कत रहेगी, ठीक है। चलो अब आगे देखो फटाफट से। अब देखो, अब आप हेडिंग डालो, पहला जैव मंडल आगार। पहला देखो, इसमें डालो आप नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी नीलगिरी जैव मंडल आगार, नीलगिरी जैव मंडल आगार, जैव मंडल आगार या आरक्षित क्षेत्र। आगार लिख लो या आरक्षित क्षेत्र लिख लो, नीलगिरी जैव मंडल आगार। देखो नीलगिरी जैव मंडल आगार जो है ना, ये है भारत का पहला जैव मंडल आगार। कब बना था ये बना था 1986 में बना था। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ भारत, भारत का पहला जैव मंडल आगार, ठीक है। भारत का, बेटा मीनाक्षी पिछली क्लास देख के आओ, उसमें आपको मैप का मतलब वो वाली बात है तुम्हारे अंदर, पता है क्या है? जैसे बचपन में जो क्लास होती थी उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि बस ले जाके स्कूल से थैला अलमारी में रखा, अगले दिन उठे थैला लेके और फिर से ऐसे आ गए, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं। तो बेटा जब तक पिछली क्लास नहीं देखोगे तो क्या मतलब है, एमएबी समझ के आएगा। एमएबी है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जाके पिछली क्लास देख लो, समझ आ जाएगा। अब मैं तुम्हें मैप पूरा तो बताऊंगा नहीं दोबारा से कल, क्योंकि कल की क्लास में मैंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एमएबी का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। एम मतलब मैन, ए मतलब एंड,
बी मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, देखो फिर आ गया मैब का फुल फॉर्म। अरे पागल हो गए हो, मैब का फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी क्या होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, पिछली क्लास जाके तो देख नहीं रहे हो कसम से। अगर तुम ऑफलाइन में होते ना, तुम्हारे इतने कान के नीचे बजाता, बस पूछो मत। ठीक है, पूरा एक ही उस पे एक ही कमेंट कर रहे हो। चलो अब आप देखो, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ भारत, यानी भारत का पहला जैव मंडल आगार, भारत का पहला जैव मंडल आगार, जैव मंडल आगार, भारत का पहला जैव मंडल आगार। ठीक है, कौन सा है भाई, नीलगिरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हो, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये कब बना, ये बना था भाई 1986 में बना। कब बना, 1986 में बना। कहां स्थित है ये, लोकेटेड, लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन, लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन, यानी ये कहां स्थित है, एक त्रिक बिंदु पर स्थित है। त्रिक बिंदु यानी तीन राज्यों के बीच में स्थित है, त्रिक बिंदु पर स्थित है। किस किस राज्य में, त्रिक बिंदु पर स्थित है। कौन कौन सा राज्य है ये त्रिक बिंदु है भाई, किस किस राज्य का है ये, तो ये है आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों की सीमा पर स्थित है, यानी तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित है नीलगिरी। ठीक है, तीनों राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है। इसका जो नाम है ना नीलगिरी, नीलगिरी जो है ये नाम फूलों के आधार पर रखा गया। इसका जो नाम नीलगिरी है ये फूलों के आधार पर रखा गया, फूलों के आधार पर, फूलों के आधार पर रखा गया, के आधार पर, आधार पर रखा गया, रखा गया, क्योंकि यहां पे एक फूल पाए जाते हैं नीले रंग के, जिन्हें हम बोलते हैं नील कुरंजी का फूल। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नील कुरंजी का फूल, नील कुरंजी, नील कुरंजी का फूल, नील कुरंजी का फूल। अब ये जो नील कुरंजी का जो फूल है ना, ये कब खिलता है भाई, ये 12 वर्ष में एक बार खिलता है, 12 वर्ष में एक बार खिलता है, 12 वर्ष में एक बार खिलता है, एक बार खिलता है। नील कुरंजी जो फूल है वो 12 वर्ष में एक बार ही खिलता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नील कुरंजी का फूल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आप आगे बढ़िए फटाफट से। तो ये बात क्लियर, ये पहला जैव मंडल आगार है। जल्दी से बताइए क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया तो नीलगिरी। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कौन से मैब के द्वारा नोटिस है और कौन से भारत सरकार के द्वारा नोटिस है। जरा इस इमेज पे आइए, देखिए यहां जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं वो तो भारत सरकार है, मतलब भारत सरकार ने नोटिस किए, और जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं वो है मैब के द्वारा। यानी अगर मैं यहां लिखता हूं 11 किसके द्वारा है, 11 है भाई एमएबी के द्वारा, एमएबी के द्वारा। तो अब ये एमएबी के द्वारा नोटिस किए गए कौन कौन से हैं, देखिए मैं आपको इनके नाम लिख रहा हूं यहां, जो ब्लू कलर से है, सॉरी ग्रीन से है। देखिए यह नंदा देवी, मैं यहां नाम लिख देता हूं हिंदी में भी, है ना, नंदा देवी दिख रहा है ना, नंदा देवी। कहां है नंदा देवी, उत्तराखंड में है, यूके। नंदा देवी कहां है भाई, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या नंदा देवी जैव मंडल आगार कहां है, उत्तराखंड में है। उसके बाद है कंचनजंगा, कहां है, सिक्किम में है, कंचनजंगा कहां है, ये सिक्किम में है। उसके बाद है नोकरेक, नोकरेक ये कहां है, ये भाई नोकरेक जो है ये आपका मेघालय में है, मैं वहां अलग से इनके नाम वगैरह सब लिख दूंगा। फिर है सुंदरवन, देखिए ये रहा सुंदरवन, सुंदरवन, सुंदरवन कहां है, वेस्ट बंगाल में। ग्रेट निकोबार ये कहां है, अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार ये अंडमान और निकोबार में है। उसके बाद है सिमलीपाल, सिमलीपाल कहां है, उड़ीसा में है, सिमलीपाल कहां है, ये उड़ीसा में है। उसके बाद है अचानक अमरकंटक, अमरकंटक ये एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, बेसिकली एमपी में है कंटक। पंचमणि, 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 पंचमणि कहां है, एमपी में है। उसके बाद देखिए नीलगिरी, ये रहा नीलगिरी, नीलगिरी कहां है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहां है, ये मन्नार की खाड़ी, तो ये भाई तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है, पानी में है ये पूरा का पूरा। उसके बाद है अगस्थी मलाई, तो अगस्थी मलाई जो केरल और केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, अगस्थी मलाई।
अगस्ती मलाई कहाँ है? ये केरल में है। ठीक है, तो ये सारे 11 हो गए, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 किसके द्वारा नोटिस है? एमएबी। एमएबी क्या है? एक संस्था है, एक यूएन के द्वारा नोटिस की गई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में कहां कहां जैव मंडल आगर है उनको डिसाइड करती है। ठीक है, ये सब मैं नाम बता रहा हूं। देखिए पहले नाम कौन सा है? नंदा देवी। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, सबके नाम लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पहला नाम कौन सा है? नंदा देवी। नंदा देवी। नंदा देवी कहां है भाई? नंदा देवी जैव मंडलागार कहां है? उत्तराखंड में, यूके में है नंदा देवी। उसके बाद में अगला नाम लिख रहा हूं, कौन सा? कंचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा जैव मंडल आगार, ये कहां है? सिक्किम में है। सिक्किम में है कंचनजंगा। उसके बाद लिख रहा हूं मैं, कौन सा? नोकरेक। नोकरेक। नोकरेक कहां है? ये मेघालय में है। कहां है नोकरेक? एमजी मतलब मेघालय में है। नोकरेक कहां है भाई? नोकरेक आपका ये रहा, मेघालय में है। उसके बाद आता है अमरकंटक। अमरकंटक। अमरकंटक कहां है भाई? अमरकंटक है आपका एमपी में है। उसके बाद कहां है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहां है? ये भी आपका एमपी में है। सुंदरवन। सुंदरवन। सुंदरवन कहां है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है। सुंदरवन कहां है भाई? सुंदरवन आपका वेस्ट बंगाल पर है। और उसके बाद देखिए, अरे बेस क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बताइए सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऐसे सवाल पूछेगा। उसके बाद देखिए, सुंदरवन के बाद आप आगे आ जाइए। सुंदरवन हो गया। सिमलीपाल। सिमलीपाल कहां है? ओडी मतलब ओडिशा में है। उसके बाद आ जाइए आप, कौन सा? नीलगिरी। नीलगिरी ये कहां है भाई? ये आपका कहां? ये आपका नीलगिरी जो है वो है केरल। केरल प्लस कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। हाँ भाई चलो, तो देखो यहां बात करें, अगला है नीलगिरी के बाद लिखिए मन्नार की खाड़ी। ये भारत का पहला जो है जलीय बायोस्फीयर रिजर्व है। जलीय है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहां है? ये आपका तमिलनाडु में है और ये जल में है, पूरी तरह से पानी में, जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए है। ठीक है, आगे देखिए, अगला कह रहा है वो अगस्ती मलाई। बेटा कल क्लास हुई थी, अगस्ती बस सुबह हो गई थी। अगस्ती मलाई। अगस्ती मलाई कहां है? केरल प्लस तमिलनाडु में है। केरल प्लस तमिलनाडु में अगस्ती मलाई। अगर दोनों आ जाए तो केरल लगा देना। ठीक है, एक और रहेगा ग्रेट निकोबार। कौन सा रहेगा? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। निकोबार ये कहां है भाई? ग्रेट निकोबार ये आपका अंडमान और निकोबार में है। अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, ग्रेट निकोबार कहां? ये रहा, अंडमान और निकोबार में, जो सबसे लास्ट आइलैंड है ना ग्रेट निकोबार, वहां पे स्थित है ग्रेट निकोबार जय मंडल आगार। अब हम बात करते हैं जो लाल कलर से है। लाल कलर से जो है वो भारत सरकार द्वारा नोटिस है। जो यहां लाल कलर से आपको दिखाए गए हैं वो भारत सरकार द्वारा नोटिस है। तो देखिए 11 7 है किसके द्वारा? भारत सरकार। 7 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। उनके नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से 7 हैं जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए? देखिए मैं यहां नाम लिख रहा हूं। देखिए सबसे पहले यहां आ रहा है आपका कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट। ज्यादातर ये कोल्ड डेजर्ट के नाम से ही आता है, ठंडा रेगिस्तान। ये कहां है? लद्दाख में है। ठंडा रेगिस्तान कहां है? लद्दाख में है। कोल्ड डेजर्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये किसके द्वारा है? भारत सरकार ने ये नोटिस किया है। सॉरी, कोल्ड डेजर्ट जो है ना आपका, ये उसमें नहीं है, लद्दाख में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में नहीं है। कहां है? हिमाचल में है। हिमाचल में, याद रखना, कई बार हम कोल्ड डेजर्ट का नाम सुन के ना और इस पे लगाते देते हैं आंसर लद्दाख, लेकिन ये लद्दाख में नहीं है। कोल्ड डेजर्ट कहां है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उसके बाद देखिए दिहांग दिहांग दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है मानस। मानस है आपका असम में, मानस असम में है। उसके बाद है डिब्रू सैखोबा। डिब्रू सैखोबा ये है आपका कहां? डिब्रू सैखोबा ये रहा, ये भी आपका कहां है? असम में। डिब्रू सैखोबा। सैखोबा। सैखोबा, डिब्रू सैखोबा। मैं अभी सभी लिखवाऊंगा। पन्ना ये कहां है? एमपी में है। कच्छ कहां है? गुजरात में है। ठीक है, और कौन सा? शेषाचलम कहां है? आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम। शेषाचलम ये आंध्रा में। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने हो गए? 7 हो गए। जल्दी से बताओ फटाफट से, क्लियर हुई कहानी? ठीक है भाई, तो चलिए अब इनके देख लेते हैं कौन सा कहां है, कैसे है, सब समझते हैं। देखिए सबसे पहले ठंडा रेगिस्तान। एक सेकंड यार, एक सेकंड को।
हाँ जी, अलग अलग लिख रहे हैं। देखो सबसे पहले लिखो कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, देखो ये कोल्ड डेजर्ट के ही नाम से आता है पेपर में, कोल्ड डेजर्ट ही आता है। ठंडा रेगिस्तान बहुत रेयर केस में आएगा। ठंडा रेगिस्तान तो बहुत कम ही केसेस चांसेस हैं कि ठंडा रेगिस्तान आए। कहाँ है ये हिमाचल प्रदेश में जो पिन घाटी है ना वो वही है। हिमाचल प्रदेश की जो पिन घाटी है ना वही है भाई, ठीक है, ठंडा रेगिस्तान। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला है कौन सा, अगला है आपका, देखिए ठंडा रेगिस्तान हो गया, अगला है आपका दिहांग दिवांग। दिहांग दिवांग, दिहांग दिवांग, यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। एपी मतलब आंध्र प्रदेश मत समझना, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है बेटा। गर्म है, सहारा रेगिस्तान ठंडा नहीं है, वो गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसके पास ही स्पीति घाटी भी है, जो कोल्ड डेजर्ट है ना, स्पीति घाटी इसी के पास है, ग्रेट हिमालय में है। हाँ जी, ये सब देखो, ये जो है ना ये कोल्ड डेजर्ट ये ग्रेट हिमालय में ही है, और इसी के पास स्पीति घाटी भी है, ग्रेट हिमालय में आएगा, ये ग्रेट हिमालय में आएगा, है ना, और इसी के पास स्पीति घाटी भी है, ठीक। अगला सवाल देखो, दिहांग हो गया, दिहांग दिवांग हो गया। उसके बाद लिखिए आप कौन सा, उसके बाद लिखिए आप कौन सा है, डिब्रू सैखोवा। सैखोवा, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा कहाँ है, असम में है। मानस भी कहाँ है, असम में है। ये डिब्रू सैखोवा जो है ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, ठीक है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। उसके बाद आता है आपका मानस। मानस भी कहाँ है भाई, मानस तो कुछ भी हो जाए वो सब असम में ही है, मानस तो असम में ही है। कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, अब 3 और बचे। 3 कौन कौन से हैं देखिए फटाफट से, डिब्रू सैखोवा मानस हो गया, पन्ना कच्छ और शेषाचलम। एक है पन्ना, पन्ना कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है पन्ना। पन्ना, कच्छ कहाँ है, गुजरात में है कच्छ। उसके बाद बात करें तो कच्छ के बाद आता है आपका कौन सा, शेषाचलम। शेषाचलम कहां है भाई, ये है आपका आंध्र में, आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम। आंध्रा बोले तो आंध्र प्रदेश, शेषाचलम, ठीक है ना बेटा। ठंडा, दिहांग दिवांग गर्म कहां से आ गया, ठंडा है, ठीक है। चलो तो ये भारत के सारे जैवमंडल आगार हैं, इन पर एक बार नजर डाल लीजिए और अभी क्लास में याद कर लीजिए कौन सा कहां है, अभी क्लास में याद कर लो फटाफट से, जल्दी से। कौन सा जैवमंडल आगार कहां है, जल्दी से याद कर लो फटाफट से। कौन सा जैवमंडल आगार कहां है, जल्दी से फटाफट से याद कर लो। हाँ भाई जल्दी से बताइए बेटा। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का जो सबसे आखिरी द्वीप है ना, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में सबसे आखिरी आइलैंड है ग्रेट निकोबार आइलैंड, वहां है। चलो बेटा, इस स्लाइड का क्या मतलब है, पीडीएफ मिल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। ऐसे बच्चे की तरह क्यों करते हो, 5वीं के बच्चे की तरह कि मैडम जी सर जी अभी नहीं लिखा है, ऐसे मत किया करो। एमजी मतलब मेघालय, एमजी का मतलब होता है मेघालय, एमजी मतलब मेघालय, एमजी का मतलब है मेघालय, ठीक है। चलो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आप आगे की कहानी देखिए, आप बहुत शानदार तरीके से, एक सेकंड यार, चलो। ओडी का मतलब उड़ीसा, ओडी का मतलब उड़ीसा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे आज पढ़ेंगे ये बताओ पहले, ऐसा एरिया क्षेत्र देखा है, ऐसा ये देखा है अपने आसपास कहीं देखा है, हाँ जी। डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल होता है भाई, डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल होता है, मतलब भारत में ही रहते हो या कहीं मतलब दूसरे लोग से आए हो, हैं। चलिए देखो अब मेरी बात सुनो, ऐसा आपने कोई जगह देखा है, याद करो आपके घर के आसपास, देखिए ना। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना आपके घर के आसपास कहीं आप जा रहे हो रास्ते में, ये क्या होता है ध्यान से समझो। ये क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं आपको जमीन दिखाई देगी, घास फूस उगता हुआ दिखाई देगा, कहीं कहीं पानी भरा होता है, इसे बोलते हैं वेटलैंड। इसे क्या बोला जाता है, वेटलैंड, इसे बोला जाता है भाई मेरे वेटलैंड, या हिंदी में बोला जाता है इसे आर्द्र भूमि। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि नाम देते हैं इसे, ठीक है। आर्द्र भूमि होते क्या है,
वर्षा के समय पे आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, आपके घर के आसपास मोहल्ले में या शहर में कहीं ना कहीं तो ऐसा देखा होगा, है ना। तो इसे बोलते हैं आर्द्र भूमि या वेटलैंड। होते क्या है वेटलैंड? वेटलैंड वहां बनता है जहां लगभग ये दलदली क्षेत्र होते हैं और जहां पर क्या हो, जहां पर लगभग पिछले 1 साल से या 8 महीने से 8-10 महीने से पानी भरा हुआ हो। आगे बात समझ में? जहां लगभग पिछले 8 महीने से पानी भरा हुआ हो, उस क्षेत्र को बोलते हैं वेटलैंड एरिया। ये जो वेटलैंड होते हैं ये क्या होते हैं? ये फायदेमंद होते हैं। कैसे होते हैं जरा सुनिए। देखिए ये होते हैं एक स्पंज की तरह। स्पंज बोले तो देखो ऐसा ऐसा मानिए, जैसे ये आपको स्पंज दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने बचपन में अगर आप उस विद्यार्थी जीवन वो वाला जिया है कि प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते थे, तख्ती होती थी और उस पे एक स्पंज लेते थे और उसे ऐसे स्पंज से साफ कर देते थे, पानी ऐसे निचोड़ना चाहते थे। स्पंज मतलब होता है कि इस पर आप पानी गिरा दो, ये पानी पी लेगा, इसके अंदर पानी समा जाएगा, फिर आप इसे ऐसे निचोड़ दो, पानी को बाहर निकाल देगा। ये होता है स्पंज। तो एक तरह से ये जो होते हैं ना वेटलैंड, ये स्पंज होते हैं। मतलब जैसे बारिश हुई, बहुत ज्यादा अथाह बारिश हुई, बाढ़ का पानी आया, तो बाढ़ के पानी को ये अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं। और जब क्या होता है, जब सूखा पड़ने लगती है तो ये पानी को अपने अंदर से निकालने लगते हैं। जब जरूरत होती है तो पानी को अपने अंदर से निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल लाइक एज अ फॉर्म। तो इनको कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। ठीक है, इनको कहा जाता है भूदृश्य के फेफड़े। ठीक भाई, किसको? स्पंज को। यानी अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझिए। अब ये गुर्दे, सॉरी फेफड़े नहीं, गुर्दे, इनको कहा जाता है गुर्दे, पृथ्वी के गुर्दे। जैसे हमारे गुर्दे होते हैं जो वही तो हवा सोखते हैं ऐसे, तो ये पृथ्वी की एक तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, बहुत किया ये काम, फिर तो आपको पता होगा बढ़िया से। अब ये जो आपके वेटलैंड जो होते हैं ये और क्या करते हैं, पानी से कार्बन को हटा देते हैं। यानी ये क्या करते हैं भाई, पानी से कार्बन को हटा देते हैं, पानी को शुद्ध रखने का काम करते हैं। तो चलिए आज करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे, आज टॉपिक है ये नया वेटलैंड। चलिए भाई देखिए क्या होता है वेटलैंड, इसके बारे में समझते हैं। हेडिंग डालिए अब आप, वेटलैंड। वेटलैंड आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि, चलो देखते हैं होती क्या आर्द्र भूमि। ये होते हैं मार्सी एरिया। क्या होते हैं भाई सर? ये होते हैं मार्सी एरिया। मार्सी एरिया यानी ये होते हैं दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र। और कैसे दलदली क्षेत्र? जहां कम से कम पिछले 8 महीने से पानी भरा हो। ठीक है, जहां कम से कम पिछले 8 महीने से पानी भरा हो। जहां पिछले 8 महीने से 8 माह से पानी भरा हो। अब जरूरी नहीं है 8 माह हो, कहीं 6 माह हो सकता है, कहीं लगभग 1 साल हो सकता है। तो जहां पिछले लगभग 8 महीने से पानी भरा हो, जहां लगभग पिछले 8 महीने से, जहां लगभग 8 महीने से 8 माह से पानी भरा हो। पानी भरा हो, ठीक है भाई, भरा हो। उस एरिया को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे भाई हम वेटलैंड। उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? वेटलैंड। वेटलैंड जो होते हैं, अरे तसल्ली रखो, अभी खत्म हो गया क्या? वायुमंडल भी आएगा, थोड़ा सब्र रखो, परेशान काहे होते हो। चलो अब देखो वेटलैंड जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं, घास भी उगती है, पेड़ पौधे छोटे मोटे ज्यादा होते हैं, कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं, तो उन्हें खाने के लिए चिड़िया बगुला पक्षी भी ज्यादा आते हैं, है ना। तो यहां पर बायोडाइवर्सिटी हाई होती है। यानी वेटलैंड के आसपास के क्षेत्र में हाई बायोडाइवर्सिटी होती है। हाई बायोडाइवर्सिटी, हाई बायोडाइवर्सिटी होती है। यानी यहां क्या होता है, यहां पर जैव विविधता अधिक होती है। यहां पर जैव विविधता कैसी होती है? अधिक होती है। जैव विविधता कैसी होती है भाई? यहां अधिक होती है। क्लियर है भाई? जैव विविधता कैसी है? यार भाई तुम ना जब ये सवाल पूछ लेते हो ना कुलदीप भाई, यार गलत बात है। तुम्हें क्या लग रहा है? जैसे देखो मैंने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा है तो मैंने बताया नहीं था कि पहला कौन सा बनाया गया है। तो एक बात बताओ, मैं जब आपको वेटलैंड पढ़ाऊंगा तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, सब बताऊंगा। हाँ जी, न्यू टॉपिक है, तो ऐसे वाहियात सवाल मत किया करो। चलो आगे देखो, ऐसे कभी नहीं पूछेगा। आगे देखिए, अब अगर मैं बात करूं इसके एडवांटेज देखते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं भाई। अगर मैं बात करूं इसके एडवांटेज, वेटलैंड के एडवांटेज यानी इसके लाभ क्या क्या है। चलो साहब देखते हैं इसके लाभ, देख लेते हैं क्या क्या लाभ होते हैं। देखो इसके लाभ की बात करें तो सबसे पहला लाभ देखिए, इसका सबसे पहला लाभ होता है भाई, इसे कहा जाता है भूदृश्य के गुर्दे, किडनी ऑफ लैंडस्केप। इसे कहा जाता है किडनी ऑफ लैंडस्केप। लैंडस्केप, भूदृश्य के गुर्दे, भूदृश्य के गुर्दे, इसे कहा जाता है भाई भूदृश्य के गुर्दे। इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है भाई? इसे भूदृश्य के गुर्दे। रिकॉर्डेड कॉल नहीं बेटा, क्लास बेटा इसी एप्लीकेशन में मिल जाएगी, ये क्लास आप कितनी भी बार देख सकते हो। इसे कहा जाता है भूदृश्य के गुर्दे। इसे कहा जाता है, ये क्या काम करते हैं? बहते हुए जल से कार्बन की मात्रा को अवशोषित करते हैं। ये क्या काम करते हैं? भूदृश्य के जो गुर्दे हैं, ये जो लाभ है, इसे बहते हुए जल से
बहते हुए जल से कार्बन की मात्रा को अवशोषित करते हैं, कार्बन की मात्रा को अवशोषित करते हैं। बहते हुए जल से कार्बन की मात्रा को अवशोषित करते हैं। ठीक है भाई, ये क्या काम करते हैं सर? बहते जल से कार्बन की मात्रा को, ठीक है, क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हो आप, इट फिल्ट्रेट कार्बन अमाउंट फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। इट फिल्ट्रेट कार्बन अमाउंट फ्रॉम फ्लोटिंग फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, ठीक है। यानी ये क्या काम करते हैं भाई? बहते हुए जल से कार्बन की मात्रा को, अरे यार भूमि, भूदृश्य, पृथ्वी का सतह, ऊपर वाला, ठीक है। अभी तो फफोरा था, फफोरा बताए, मैं क्या बताया यार? फफोरा मैंने कौन सा बताया? हाँ जी, बिल्कुल नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं जल के लिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। छोड़ो यार, तुम्हें समझ नहीं आएगा, छोड़ो। अब आगे देखो फटाफट से, और क्या काम करते हैं ये? और काम करते हैं भाई, एक स्पंज की तरह काम करते हैं। ये काम क्या करते हैं? स्पंज की तरह काम करते हैं। और ये काम करते हैं, स्पंज का काम करते हैं, स्पंज की तरह कार्य करते हैं। आगे लिखोगे, स्पंज, स्पंज या ऐसे, स्पंज की तरह कार्य करते हैं, की तरह कार्य करते हैं। ये स्पंज की तरह कार्य करते हैं। क्या करते हैं भाई? स्पंज की तरह कार्य करते हैं। बहुत ध्यान से समझना आप सर, कैसे करते हैं भाई स्पंज की तरह कार्य? ध्यान से समझिएगा। स्पंज की तरह कार्य की बात करें तो इसमें देखो, ध्यान से समझना स्पंज की तरह कार्य में क्या क्या कार्य करते हैं। सबसे पहले तो जल, बाढ़ का जल, बाढ़ का जल प्लस, बाढ़ का जल प्लस अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण, अपशिष्ट पदार्थों का जो सेडिमेंट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थों का अवशोषण, ठीक है भाई। हाँ जी, हमेशा पानी रहता है, अगर सूख जाए तो फिर वो वेटलैंड ही कहाँ रहेगा? तो ये क्या काम करते हैं? अवशिष्ट पदार्थों का, यानी जो सेडिमेंट होते हैं उनका, यानी फ्लड वाटर और वेस्टेज एब्जॉर्ब, फ्लड वाटर प्लस वेस्टेज एब्जॉर्ब, ये इसे एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है भाई। और क्या करते हैं? इनके जल का प्रयोग लोग सिंचाई में भी इनके जल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है, और ये कुल मिला के पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं, पॉल्यूशन रिड्यूस करते हैं। पॉल्यूशन क्या करते हैं भैया? पॉल्यूशन रिड्यूस, यानी प्रदूषण कम करते हैं, प्रदूषण कम। ये क्या काम करेंगे भाई? प्रदूषण कम करते हैं, जो वेटलैंड होते हैं, ठीक है, प्रदूषण कम करते हैं। अब एक लाइन यहां लिखना है नोट डाल के, आर्द्र भूमि पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। वेटलैंड आर वेरी यूजफुल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। वेटलैंड, ये नोट डाल के लिखना, इंपॉर्टेंट है ये। वेटलैंड आर यूजफुल कंपोनेंट, आर वेरी यूजफुल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यूजफुल एनवायरनमेंट, ठीक है। या आप इसे हिंदी में लिख सकते हो, कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनिए, हिंदी में आप लिखो, आर्द्र भूमि पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। आर्द्र भूमि पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। हाँ भाई, अब आ गई वॉइस? अरे अब आ गई। अब बताओ, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो अब बताओ फटाफट से। यहां तक किसी में कोई दिक्कत? साउंड आ गया है?
चलो, तो ये मैंने बता दिया, वेटलैंड आर यूजफुल, वेरी यूजफुल कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड याद भूमि पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। अब यहाँ से आगे कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। ये जो विनोद है ना, ये विनोद बेवकूफ वाले जो काम कर रहा है ना, बेटा नहीं बता रहा, मुझे नहीं पता, बात खत्म कर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा, स्पीड में बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताओ बेटा, सब बताऊंगा, वेटलैंड की शुरुआत कहां हुई, कैसे किया, पहला कौन सा बना, सब बताऊंगा, लेकिन आगे की मत पूछा करो, है ना। ये आगे का जो पूछते हो ना, इसी पे गुस्सा आता है। जो मतलब पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उस पे, जो पढ़ाया जा रहा है उस पे फोकस करो, आगे का तो छोड़ दो, आगे का तो मैं बता ही दूंगा। जो पढ़ाया जा रहा है केवल और केवल आपका फोकस उसी पर होना चाहिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बाकी की चीजें आप क्यों परेशान हो रहे हो, बाकी चीजों के लिए हम हैं। जल्दी से बताइए, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। हाँ जी, न्यू टॉपिक है, हाँ जी, चलो ठीक है। तो अब आगे भाई आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। चलो ठीक है, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, राम राम सभी को। नहीं बेटा, हमारे यहाँ सर्दी नहीं है, चलो ठीक है।